अब ये तो पहला फेल्योर तो अभी उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में तो उस परिवार से भी उन्हीं को समस्या होनी है ना। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुम ही ने सब कराया था। ये होता है ना, जैसे आप गांव शहरों में होता है कि देखो तुम ही ने सब कराया था, तुम ही ने सब कराया था, तुम ही इसकी जड़ हो। जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ गया है। तो अगर स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव हो तो वो कोई फैसला नहीं करता, इसलिए मामला बहुत जटिल हो गया है। तो पूरी ताकत आपने लगा दी है, इसका मतलब यही है कि आप बाजी हार चुके हैं। जो बाजी हारता नहीं है वो इस ढंग से आक्रामक उत्तेजित होकर के छोटे छोटे लोगों को निशाना नहीं बनाता है, अनुपस्थिति में किसी के घर को निशाना नहीं बनाता है। नमस्कार, द राज धर्म देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। वक्त का पहिया चलता है, समय बदलता है, ये आपने कई बार सुना होगा। शायद यही लाइनें जो हैं अब महाराष्ट्र में फिट होती हुई दिख रही हैं। पहिया तो बचाने की दूर, अब रथ और वगैरह सब कुछ एक तरीके से खतरा सता रहा है। अब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और शिवसेना क्या अलग अलग दो फाड़ होने जा रहे हैं, और अब क्या पार्टी बचाने का भी खतरा है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेबाक पत्रकार जो अपनी राय राजनीतिक विषयों पर रखते हैं, अवधेश कुमार जी हैं। सर, ये बताइए, क्या पार्टी बचाने का भी अब खतरा सता रहा है क्या महाराष्ट्र में? जिस दिन विद्रोह हुआ था, जिस दिन सूरत की तस्वीर आई थी, उसी दिन साफ हो गया था ये केवल सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं है। ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में शिवसेना के एक प्रभावी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इफेक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रभावी राजनीतिक शक्ति के रूप में अस्तित्व के विरुद्ध भी एक चुनौती है। तो वो चुनौती खत्म तो हुई नहीं है। अगर जो लोग मिलने जा रहे हैं यहाँ से इनके दूत बन के जाते हैं और उसके भाग हो जा रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि शिवसेना का, जिसको आला कमान कह सकते हैं, वो अब कुछ लोगों तक सिमट गया है अभी के अनुसार। और मूल शिवसेना जो है पूरे महाराष्ट्र की, वो इस समय गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द खड़ी हो गई है। क्योंकि जो हम अभी विरोध प्रदर्शन भी दिख रहे हैं, क्योंकि शिव सैनिकों का जो तरीका था ऐसे आक्रामक, उग्र होना, हिंसक हो जाना हो रहे हैं, लेकिन उनमें वो संख्या बल नहीं है। हाँ, जिस समय उद्धव ठाकरे वर्षा से निकल के मातोश्री आए थे, वो एक संख्या दिखी थी। तो ये तो नहीं हो सकता है कि मुंबई में सब कुछ खत्म हो गया हो। माने उनकी हैसियत है, रहेगी, ताकत है, लेकिन उस संख्या में केवल शिव सैनिक नहीं रहे होंगे। उस प्रदर्शन में एनसीपी के भी लोग रहे होंगे, कांग्रेस के भी लोग रहे होंगे, क्योंकि एक दिखाना भी था, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस के साथ भी समस्या है, सरकार नहीं जानी चाहिए था। तो इसीलिए इस समय के हिसाब से जो मैं मान रहा हूँ कि जो अब स्थिति बन गई है, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बड़ी शक्ति नहीं रहेगी, बड़ी शक्ति एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी। अच्छा सर, ये बताइए कि अब जो पार्टी अलग बनाने की बात कही जा रही कि एकनाथ शिंदे हो सकता है, बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की छवि है उसको लेकर के पार्टी बना सकते हैं, तो क्या लगता है पार्टी बनाना आसान होगा इतनी जल्दी? तो जाहिर है कि जब आप अलग गुट बनाए हैं तो पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी ना, स्वाभाविक स्थिति है। आप किसी घर को छोड़ते हैं तो कहीं तो रहेंगे ना, कोई घर का एड्रेस तो होगा ना, चाहे आप किराए पर लेते हैं या आप खरीदते हैं तो कहीं जाएंगे, या किसी मित्र के यहाँ रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उस पार्टी को किसी पार्टी में वो समाहित कर देंगे। उसके लिए तो उन्होंने विद्रोह किया नहीं है। विद्रोह तो इसीलिए किया है, जो अभी समझ में आई है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से संजय राउत के सलाह में, सुझाव में आ करके और 2019 के चुनाव परिणाम को पलटने की कोशिश की, भाजपा और शिवसेना के पक्ष में राज्य की जनता ने बहुमत दिया था, कायदे से सरकार इस दोनों पार्टी की बननी चाहिए थी, लेकिन संजय राउत ने धीरे धीरे और इनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पैदा की, क्योंकि पहले माना जाता था कि ठाकरे परिवार से कोई मिनिस्टर नहीं बनेगा, लेकिन उसने कहा इसका क्या मतलब है, धीरे धीरे इनके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा की। फिर शरद पवार से बात कराई, दूसरे से बात कराई, तो लगा कि ऐसा हो सकता है भाजपा से अलग होने के बाद, फिर उन्होंने सरकार बना ली। तो जब आपने एक कदम उठा लिया है, सरकार बना लिया है, और आपने फिर सरकार जब आप बनाते हैं, जिस धारा पर आप लंबे समय चलते हैं उसको छोड़ के जब दूसरी धारा से आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूटती है। आपको दूसरे पक्ष में
जिस पक्ष में वो गए थे, सेकुलर लिबरल पक्ष में, उनके लिए ये साबित करना जरूरी था कि हम वाकई सेकुलर हैं, वाकई हम लिबरल हैं। अब पहले की तरह हम आक्रामक हिंदू तो नहीं हैं, हम एंटी मुस्लिम जो हमारी छवि थी वो नहीं है। जिस ढंग से हम सेकुलर हिस्टोरियंस को, सेकुलर लोगों को, कलाकारों को, आर्टिस्ट, बाकी लेखकों को पहले हम अपमानित करते थे, उनके विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणियां करते थे, वो हम नहीं हैं। हाँ, तो उसके लिए सीमा से जाके अधिवादी काम सब करने पड़े ना। किसी ने राष्ट्रवाद पर कोई ट्वीट कर दिया तो उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दो, उसका घर तोड़वा दो। किसी टेलीविजन चैनल पर उल्टा पड़ जाए तो फिर उस टेलीविजन चैनल पर हमला करवा दो, पुलिस से उसको अरेस्ट करवा दो। तो इस अतिवाद की सीमा तक चले गए, जिसके विरुद्ध विद्रोह था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके विरुद्ध एक विद्रोह हुआ है। तो ये विद्रोह जो है असल में एक नई पार्टी की ही संभावना है महाराष्ट्र में। अब आने वाला समय क्या होगा, लेकिन इस समय के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि जो नई पार्टी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ जाएगी। और शिवसेना भी तभी तक शक्तिशाली रही जब भाजपा के साथ हो रही है। वो जब अलग हुए 2014 के विधानसभा चुनाव में, वो गुस्से में अलग हुए थे, तो जो स्थिति हुई वो सबके सामने है। सर, ये जो तमाम घटनाक्रम घट रहा था, तो क्या इससे जो असली कट्टर शिव सैनिक हैं उनका भी कहीं ना कहीं दम घुट रहा था क्या पार्टी के अंदर? तो ऐसे अगर इस स्थिति में कोई शिव सैनिक होता तो होगा, वो इसको सहन कर ही नहीं सकता है। जो बाला साहेब ही नहीं, जो शिव सैनिक बन चुका है वो तो होगा नहीं। शिवसेना जो थी वो भाजपा से ज़्यादा हिंदुत्व पर आक्रामक और उग्र रही है। उसको बल्कि मुसलमानों के लेकर बहुत सारी बातें जो आज सोशल मीडिया पर हम देख सुन रहे हैं, वो बाला साहेब जो है 80 के दशक में और 90 के दशक में बोलते थे, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। एक बार उन्होंने बोल दिया था कि दिलीप कुमार जो है मुंबई में रह करके तो भारत की बात करता है, और जब ये दुबई में जाता है तो कहता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। इसका तो ऐसे सवाल सब भी वो उठाते थे, उस समय उठाते थे। एकदम स्पष्ट कहा जाता था कि हम मुखर है, इस कारण उनका समर्थन बढ़ा था। तो कोई शिव सैनिक कैसे बर्दाश्त करेगा कि जिसके बारे में हम जिसको कहते थे कि ये देशभक्त नहीं है, ये देश विरोधी शक्तियां हैं, ये हिंदुत्व विरोधी शक्तियां हैं, ये भारत विरोधी हैं, और उनके साथ हमको एडजस्ट करना पड़े, दिल से थोड़े संभव है। सत्ता के प्रभाव में कुछ समय तक तो होता है, किसी को थोड़ा लाभ मिल रहा है, पद मिल रहा है, थोड़े पैसे मिल जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां महत्व मिल रहा है, तो कुछ समय तक खींचता है, लेकिन अंदर से विद्रोह करता रहता है। लेकिन नहीं, तो बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मिला सत्ता का लाभ, क्योंकि आप ऐसी पार्टी सबके साथ आ गए कि उनने ज्यादा लाभ उठा लिया सत्ता का, ज्यादा सत्ता का लाभ भी उधर चला गया, वो भी बहुत ज्यादा शिव सैनिकों को नहीं मिला है। शिव सैनिकों को केवल सहन करना पड़ा है। जो संजय राउत तो उसके इर्द गिर्द कुछ लोग थे, या थोड़े बहुत जो आदित्य ठाकरे के साथ जिनके रिश्ते हो सकते थे शिव सैनिकों, उन्हीं को सत्ता का भी लाभ मिला है। तो सत्ता का लाभ मिला नहीं, जिनके विरुद्ध वो खड़ा होते थे, लड़ते थे, उनको जो है उनको सम्मान देना पड़ रहा था। जो विषय वो बोलते थे उसके उलट काम करना पड़ रहा था, उसका समर्थन करना पड़ रहा था। तो ये लंबे नहीं चल सकता था ना, एक अस्वाभाविक स्थिति। उद्धव ठाकरे जी अभी 3 प्रस्तावों को लेकर के मीटिंग चल रही है। अभी उनमें कहा जा रहा है कि अगर इतने ही एक नाथ शिंदे जी हैं तो बाला साहब ठाकरे का कोई यूज नहीं कर सकता, अपने पिताजी के नाम से बनाना है जो बनाया जाए। नहीं, पिताजी एक नाथ शिंदे, ये इनकी भाषा है, एक नाथ शिंदे अपने पिताजी के साथ तो राजनीति सीखा नहीं था। एक नाथ शिंदे ने राजनीति किससे सीखा था? बाला साहेब ठाकरे से सीखा था। तो जाहिर है कि अगर कोई शिवसेना है, आपका एकाधिकार तो है नहीं। एकाधिकार, सच्चाई तो यह है देश के सामने आनी चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जब वो कुछ भी लाइव करते थे, चाहे फेसबुक पर लाइव करे, तो पीछे केवल महाराष्ट्र की तस्वीर होती थी। जैसे उन्होंने बरसा छोड़ा है, उसके बाद जो उन्होंने लाइव किया है, तो महाराष्ट्र के साथ बाला साहब ठाकरे की तस्वीर आ गई है। तो ये तो पूछा जाना चाहिए था ना कि अभी तक बाला साहब ठाकरे की तस्वीर आपके साथ क्यों नहीं थी? छोड़े हो आप, अपना हम रहे हैं। जब हमने अपनाने की कोशिश की है तो आप पीछे फोटो लगा रहे हो। तो बाला साहब ठाकरे को तो नकारा ही इन्होंने था। किसने सुझाव दिया था कि गठबंधन टूट जाएगा कहीं उनके नाम पर? तो इस व्यक्ति ने, आदित्य ठाकरे ने सत्ता के लोभ में संजय राउत जैसे कालनेमी के प्रभाव में आकर के, और जिस ढंग से किया है, वो तो समय बताएगा कि वो तो तस्वीरें आएंगी ना कि आप बाला साहब ठाकरे का कहाँ है। आप मंच पर जाकर के तब बोलते हो जब आपको बाला साहब ठाकरे का कोई नाम ले लेता है, या आप शिवसेना के स्थापना दिवस पर बोलते हो, यही सब पर बोलते थे। लेकिन सरकारी स्तर पर बाला साहब ठाकरे कहाँ थे? मतलब बाला साहब की जो एक तरीके से मोटिव था, उसको लेकर के बिल्कुल ट्रैक से हट चुके थे। ट्रैक से नहीं हट चुके थे। जब मैं ये कह रहा हूं
कि मुख्यमंत्री आवास से जितने भी लाइव हुए हैं उसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर नहीं होती थी, केवल महाराष्ट्र की होती थी पीछे। अब जो वो लाइव कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहते उसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है। बाकी उनके जो शिव सैनिक एमएलए थे सब बाला साहब ठाकरे की तस्वीर रखते थे। तो बाला साहब ठाकरे पिता इनके हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे को तस्वीरों के रूप में इनको पहली जिम्मेवारी थी जीवित रखना, इन्होंने जीवित नहीं रखा। तो बाला साहब ठाकरे का वारिस किसको माना जाएगा? बाला साहब ठाकरे के प्रति निष्ठावान किसको माना जाएगा? तो जाहिर है फिर तो चीजें जो दिख रही वही बात होगी ना, ये वही बात है। अब एक बार इन्होंने कह दिया था राज ठाकरे को कि अगर नहीं जाते हैं तो, हाँ, बाला साहब ठाकरे से जब विद्रोह किए थे राज ठाकरे तो उन्होंने भी कहा था कि फिर मेरा नाम का इस्तेमाल ना करे। उसने नहीं किया, आज तक राजनीति उसकी भले नहीं खड़ी हुई लेकिन नहीं किया उसने। संजय राउत कह रहे हैं कि मतलब कि कोई भी पार्टी हाईजैक नहीं कर सकता है, शिव सैनिक है, झुकेंगे नहीं, और ये जो फडणवीस वगैरह हैं, बीजेपी सरकार है, ये सब झमेले में ना पड़े। नहीं, ऐसा है कि संजय राउत के रहते उद्धव ठाकरे को किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने बहुत आराम से नष्ट करा दिया पूरी तरह। कुछ दिन का खेला है ये। अब पहली बात कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना वो टूट चुकी है, इसमें कहीं कोई डाउट है किसी को देश में? मेजॉरिटी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ वहाँ है, यहाँ से भी जो जा रहे हैं उनके हो रहा है। इस दूसरी बात में कहीं कोई समस्या नहीं है। तीसरी बात कि जितनी अपील करनी थी उन्होंने बहुत मार्मिक अपील कर दी, उसका कोई असर नहीं हुआ। बरसा छोड़ दिया उन्होंने कि इसका असर पड़ेगा, उसका असर नहीं हुआ है। अंत में अब जा कर के जब तो अब ये भी बुला रहे थे, अपील कर रहे थे ना कि भाई आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए। एकनाथ शिंदे का नहीं चाहिए, अब तो देर हो गई है, मुख्यमंत्री पद थोड़े चाहिए, आप भाजपा के साथ आ जाओ, हम आ जाते। एक ही मांग है ना कि अभी भी आप महाविकास अघाड़ी को छोड़ के भाजपा के साथ आ जाओ। और उद्धव ठाकरे ने बोला भी है कि भाई हमने एकनाथ शिंदे से पूछा था, उन्होंने कहा महाविकास अघाड़ी छोड़ के भाजपा के साथ आ जाइए। तो मैंने कहा कि जो भाजपा हमारे लोगों पर छापा पड़वाती है, जेल भेजवाती है, उसके साथ कैसे आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा हम नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट बता दिया था उद्धव ठाकरे के कि इस स्थिति में हम नहीं रह सकते, वो खुद बयान दे रहे हैं। तो आज की स्थिति में पहले इन्होंने मनाने की कोशिश की, फोन पर बातचीत किया, 25 मिनट फोन पर बात हुई। जब सूरत में एकनाथ शिंदे थे तो उद्धव ठाकरे की 25 मिनट बात हुई। उद्धव ठाकरे की पत्नी ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, हम लोगों का कोई डिमांड नहीं, आप भाजपा के साथ आ जाओ, अपनी विचारधारा पर लौटो, हम लोग साथ हैं, नहीं आओगे हम साथ नहीं है, बिल्कुल साफ। तो ऐसा है कि कोई दुराव छिपाव नहीं है इसमें। तो जो कुछ भी संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत के अब सामने समस्या क्या है? सारा गेम संजय राउत ने खिलवाने की कोशिश की। अब ये तो पहला फेल्योर तो अभी उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में तो उस परिवार से भी उन्हीं को समस्या होनी है ना। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुम ही ने सब कराया था। ये होता है ना, जैसे आप गांव शहरों में होता है कि देखो तुम ही ने सब कराया था। नहीं, वो तो अपनों लूटा नहीं, तुम ही ने सब कराया था, तुम ही इसकी जड़ हो। वो धीरे धीरे संजय राउत की सबसे ज्यादा दुर्दशा होने वाली है कि तुम ही इसकी जड़ हो। तो संजय राउत ने पहले मनाने की कोशिश की, आ जाओ भैया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये शरद पवार जी से मिलने गए थे, शायद शरद पवार ने इनको समझाया होगा कि देखो अब हार अंतिम अवस्था है, पूरी शक्ति से निपटो, दबाव डालने की कोशिश करो, और जब तक विधानसभा में नहीं हो जाता है तब तक हार नहीं मानने की स्थिति करो। अगर पहले ही ये उनको रहता कि टूटेगी नहीं तो बरसा छोड़ के आते हो, नहीं आते। क्यों आ गए? मतलब अंदेशा था, नहीं, हो गया कि बहुमत चला गया है, और थोड़ा बहुत कहीं इसके आधार पर भावुक अपील होता है ना, इसको अंग्रेजी में जिसको इमोशनल आजकल शब्द प्रयोग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं, कि भावनात्मक रूप से किसी को जो है अपनी ओर खींचना कि भैया देखो 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 हम तो तुम्हारे लिए ये भी छोड़ रहे हैं, रोने लगना। हाँ, तो वो सारी चीज़ें फेल हो गई है। अब शिव सैनिक नहीं टूटेंगे तो दोनों ओर शिव सैनिक देखना पड़ेगा, लेकिन सत्ता बल इनके साथ है अभी। इसलिए आज जो कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है, जगह जगह विधायकों के हमले हो रहे हैं, वो सब तोड़ फोड़ है, रुकना चाहिए। संजय राउत कह रहे हैं कि ये तो गुस्सा प्रकटीकरण है। अगर कल्पना करो कि दूसरा पक्ष भी कहे कि हम गुस्से का प्रकटीकरण करते हैं, बीजेपी साथ में उतर जाए गुस्से के प्रकटीकरण के लिए, फिर क्या होगा महाराष्ट्र में? क्या महाराष्ट्र में खून खराबा होगा?
सरकार के नाते अभी चूंकि वो मुख्यमंत्री है, दायित्व है कि विरोध प्रदर्शन से किसी का प्रॉब्लम नहीं है। आपको एकनाथ शिंदे विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है करिए, लेकिन तोड़फोड़ करना, हिंसा करना, हमले करना, ये तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना है। तो इसका मतलब सरकार ने खुली छूट दे दी है। तो अब हर तरह से हो गया है, कानूनी रूप से आप चले गए डिप्टी स्पीकर के पास कि 16 की सदस्यता रद्द करिए, आप धमकी दे रहे हैं। यह है कि जितने उनके स्टाफ हैं, यहाँ तक कहा गया है कि जो असिस्टेंट हैं, जो सिक्योरिटी में हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारा क्या है? ये सत्ता का कानून का दुरुपयोग है जो उद्धव ठाकरे सरकार लंबे समय से कर रही है। हमारे आपके जैसे पत्रकारों के खिलाफ अगर लिख दो तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो पूरी ताकत आपने लगा दी है। इसका मतलब यही है कि आप बाजी हार चुके हैं। जो बाजी हारता नहीं है वो इस ढंग से आक्रामक, उत्तेजित होकर के छोटे छोटे लोगों को निशाना नहीं बनाता है, अनुपस्थिति में किसी के घर को निशाना नहीं बनाता है। ये हारी हुई बाजी का ये परिचायक है। अच्छा, आप सर थोड़ा बताइए जो अनुभव के आधार पर कि जो कहा जा रहा है 16 विधायकों की सदस्यता निरस्त करने की बात, तो इसमें क्या लगता है? मतलब इतनी आसानी से सदस्यता क्या निरस्त करके उद्धव ठाकरे जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है क्या उधर अभी भी गेम बचा है क्या कुछ? नहीं, अब डिप्टी स्पीकर तो सदस्यता रद्द कर सकते हैं उस समय उनका, लेकिन एक कोर्ट में टूट जाएगा। हाँ, क्योंकि एक इन्होंने लिख के दिया है, एकनाथ शिंदे ने भी उनको 38 विधायकों का हस्ताक्षर करके दे दिया है कि हमको मान्यता दी जाए उसके बारे में, तो उनको फैसला करना है। दूसरा यह है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ गया है। तो अगर स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव हो तो वो कोई फैसला नहीं करता, इसलिए मामला बहुत जटिल हो गया है। अब क्या होगा, इस कानूनी पेचीदगी फंस गई है इसमें कि अब जो डिप्टी स्पीकर पर अगर वो अविश्वास प्रस्ताव है तो जब तक उसका फैसला नहीं होगा, इसलिए कई इसके तरीके होंगे। मामला कोर्ट में भी जा सकता है, मामला राज्यपाल भी बुला के कह सकते हैं कि तत्काल किसी एक जो सबसे सीनियर व्यक्ति है उसको अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाए, उसके नेतृत्व में बहुमत परीक्षण हो जाए और बहुमत परीक्षण के बाद फैसले हो, सब हम निरस्त करते हैं। तो अभी कई थोड़ा मामला वहाँ का महाराष्ट्र का इस मायने में जो संवैधानिक कानूनी पहलू है उसमें जटिल हो गया है। लेकिन ये संभव है कि डिप्टी स्पीकर अगर उनकी सदस्यता रद्द करते हैं तो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तो पहले नहीं जाता, हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन अब गवर्नर को भी देखना है, गवर्नर हस्तक्षेप कर सकते हैं, राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति गवर्नर को बुला के कह सकते हैं कि आप वहाँ की हमको रिपोर्ट दीजिए, क्या स्थिति है, कैसे हो रहा है। और जो केंद्र सरकार है वो भी एक प्रतिवेदन गवर्नर दे सकती है राष्ट्रपति को। मतलब अब 0% बचा है उनके पाले में किसी भी तरीके से आने का, कानूनी या कुछ भी कर लें, लेकिन उद्धव सरकार के पक्ष में आने में बहुत कम चांसेस बचे हैं चीज़ों को। नहीं, उद्धव सरकार खत्म हो चुकी है। अब वो है कि सारी ताकत लगा करके बचाने की कोशिश हो रही है कि 16 की सदस्यता रद्द करा देते हैं तो उनके पास 22 बचेंगे तो पार्टी टूट नहीं मानी जाएगी। तो अब जो है ना, ये पर्दे के पीछे से अवैध तरीके से, अवैध संबंध सारे पर्दे के पीछे होते हैं ना, सारे काम अवैध जो है वो अंधेरी रात में की जाती है। तो अंधेरी रात के कदम है ये कि जैसे हम अंधेरे में कुछ कर देते हैं कि भैया 16 का सदस्यता रद्द कर दो, आप चले गए, आपकी लीगल टीम गई है वहाँ बता रही है। तो अब देखते हैं डिप्टी स्पीकर क्या करते हैं। डिप्टी स्पीकर को कहना चाहिए था कि मेरे पर तो अविश्वास प्रस्ताव हम कैसे फैसला करें, या डिप्टी स्पीकर चाहे तो हाई कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि हमारे पर अविश्वास प्रस्ताव है, दोनों तरफ आए हैं। गवर्नर चाहे तो इस समय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर के सलाह ले सकते हैं कि इस समय क्या होना चाहिए। गवर्नर अगर कोई सलाह लेते हैं और हाई कोर्ट सलाह देता है कि ये करना है, वो सर्वाधिक मान्य होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए अभी देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब संविधान निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था कि इतने अनैतिक, असभ्य, गंवार, उदंड और सत्ता लोभी और सत्ता कामी लोग हमारी राजनीति में आ जाएंगे। और उसके हिसाब से उन्होंने लिखा नहीं, ये तो कल्पना नहीं थी लोकतंत्र में कि इस प्रकार की स्थिति, विभत्स स्थिति और पैदा होगी भारतीय लोकतंत्र में। तो इसके इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके बिल्कुल संविधान और कानून इस पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साफ साफ लिख दिया हो। अच्छा सर, ये बताइए कि कर्म के आधार पर अब किसकी बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना किसके हाथ में लग रही है? मतलब क्योंकि अब लड़ाई यही बची है कि असली बाला साहब ठाकरे का वारिस कौन और शिवसेना असली किसकी, शिंदे की कि उद्धव ठाकरे? नहीं, ये तो इसका तो परीक्षण तब होगा जब एकनाथ शिंदे की पार्टी बन जाएगी। वो किस नीति पर चलती है, कैसे करती है, इस पर निर्भर करेगा। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ
कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है वो बाला साहेब द्वारा स्थापित शिवसेना नहीं है, उसके विपरीत एक्शन कर रही है, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दिया है, बल्कि उस सिद्धांतों को गलत स्वयं साबित किया है, अपने कर्मों से गलत साबित किया है। ये तरीका नहीं था। तो जाहिर है कि ये नहीं है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की जो शिवसेना है वो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के वैचारिक रूप से आइडियोलॉजिकली लेवल पर इसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसके विरुद्ध है। इस समय की शिवसेना वही है जो प्रदेश में एनसीपी है या कांग्रेस है, बल्कि उससे भी कुछ मायने में सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के मायने में अपने यहाँ जो होता है ना कि अपने को साबित करने के लिए कि हम कुछ आगे और बढ़ गए, जिसमें कहां छूट गए बाला साहेब ठाकरे इनको पता ही नहीं चला है। वो चूंकि इस समय दावा कर रहे हैं कि हम असली हैं, हम हिंदुत्व पर आना चाहते हैं, भाजपा इस समय हिंदुत्व पर काम कर रही है इसलिए आई है, इसलिए तत्काल जरूर लगता है कि बाला साहेब ठाकरे के निष्ठावान कार्यकर्ता और उनके विचार पर चलने वाले यही लोग हैं। लेकिन अब समय बताएगा आगे कि किसका क्या होगा। बिल्कुल समय बताएगा किसका क्या होगा। फिलहाल की स्थिति जो बन रही है, तीर और कमान जो उनका चुनाव निशान है, तीर और कमान दोनों ही निकलते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, एकनाथ शिंदे जो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे वाली छवि को लेकर के, उसमें कितना कारगर होते हैं और जो विधायकों का समर्थन है उनको लगातार प्राप्त रहता है कि नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म।